हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलाइए और दिए गए कोडों का सही विकल्प चुनिए। स्तंभ 1, स्तंभ 2। ए, केंद्रक झिल्ली का विघटन, पहला एनाफेज। बी, केंद्रिका का प्रकटन, दूसरा प्रोफेज। सी, सेंट्रोमियर का विभाजन, तीसरा टीलोफेज। डी, डीएनए प्रतिकृति, एस प्रावस्था। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। विकल्प बी, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। विकल्प सी, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा। विकल्प डी, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका चक्र। देखिए, अगर बात की जाए कोशिका चक्र के विषय में कि कोशिका चक्र क्या होता है, तो देखिए कोशिका चक्र में दो अवस्थाएं देखी जाती हैं। एक अवस्था होती है आई प्रावस्था, और दूसरी अवस्था को कहते हैं एम प्रावस्था। देखिए, अगर हम बात करें दोनों के ही विषय में, तो देखिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं आई प्रावस्था के विषय में। यह सबसे लंबी अवस्था होती है। आई प्रावस्था क्या होती है? सबसे लंबी अवस्था होती है। और इसके क्या है, इसके अंदर भी कुछ अवस्थाएं हैं, G1 अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्था। इसके बाद अगर हम बात करें एम प्रावस्था की, तो एम प्रावस्था के में आते हैं पूर्वावस्था, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है प्रोफेज। उसके बाद आते हैं पूर्वावस्था के बाद आता है मध्यावस्था को कहा जाता है मेटाफेज। उसके बाद आता है मध्यावस्था के बाद आता है पश्चावस्था को कहा जाता है एनाफेज। और इसके बाद आता है अंत्यावस्था को कहा जाता है अंत्यावस्था, इसे कहा जाता है टीलोफेज। अब देखिए, अगर हम सर्वप्रथम बात करें पूर्वावस्था यानी प्रोफेज की, तो इसमें क्या देखा जाता है, प्रोफेज। देखिए, अगर हम सर्वप्रथम बात करें प्रोफेज की, तो इसके अंदर भी दो अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था और दूसरी अवस्था। देखिए, पहली अवस्था में क्या देखा जाता है, पहली अवस्था में यह देखा जाता है जो गुणसूत्र होते हैं वह यहाँ पर अच्छे से बने हुए नहीं होते हैं, वह केंद्रक की जो झिल्ली होती है उस पर लगे हुए होते हैं। और यहाँ पर हमें कैसा चित्र देखने को मिलता है, ऐसा लगता है जैसे एक ऊन का गोला हो। उसके बाद इसकी दूसरी अवस्था जिसे हम कहते हैं पश्च पूर्वावस्था। तो देखिए, पश्च पूर्वावस्था में क्या देखा जाता है, पश्च पूर्वावस्था में यह देखा जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, गुणसूत्र तैयार हैं। और यहाँ पर क्या देखा जाता है, जो केंद्रक झिल्ली होती है, यहाँ पर देखा जाता है जो केंद्रक झिल्ली होती है उसका क्या होने लगता है, विघटन। केंद्रक झिल्ली का विघटन यहाँ पर देखा जाता है। केंद्रक झिल्ली जो होती है वह क्या होती है, यहाँ पर टूट जाती है। प्रोफेज के बाद अगला आता है जिसे हम कहते हैं मध्यावस्था यानी मेटाफेज। तो देखिए, अगर हम बात करें मेटाफेज, तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वह एक रूपक प्लेट में आ जाते हैं। गुणसूत्र एक रूपक प्लेट में आ जाते हैं। और यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर तर्कु तंतु को भी देखा जाता है। यहाँ पर तर्कु तंतु देखे जाते हैं और गुणसूत्र जो होते हैं वह क्या होते हैं, एक रूपक प्लेट में आ जाते हैं। उसके बाद मेटाफेज के बाद आता है जिसे हम कहते हैं पश्चावस्था यानी एनाफेज। तो देखिए, एनाफेज में क्या देखा जाता है, एनाफेज में क्या दिखाई देता है, ये जो गुणसूत्र एक दूसरे से बीच जुड़े हुए हैं, कहाँ, सेंट्रोमियर से। इन सेंट्रोमियर से जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यहाँ पर यह क्या जाते हैं, टूट जाते हैं। यह सेंट्रोमियर से टूट जाते हैं क्योंकि तर्कु तंतु क्या करता है, विपरीत दिशा जाने लगता है। और वो किस पे लगा होता है, वह लगा होता है गुणसूत्र पे। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, बीच से टूट जाते हैं। और गुणसूत्र के टूटने से क्या देखा जाता है, गुणसूत्र जब टूटते हैं तो कहाँ से टूटते हैं, सेंट्रोमियर से। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर सेंट्रोमियर का विभाजन देखा जाता है। उसके बाद हम बात करें अंत्यावस्था यानी टीलोफेज की,
तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, टीलोफेज में यह देखा जाता है कि यहाँ पर दो केंद्रक का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर दो केंद्रक का निर्माण होते देखा जाता है और प्रत्येक उसके पास क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केंद्रक का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक का निर्माण होता है या फिर यहाँ पर केंद्रक बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टीलोफेज कहते हैं। उसके बाद आते हैं आई प्रावस्था में। आई प्रावस्था में सर्वप्रथम बात करें अगर जीवन की, तो जीवन में क्या होता है, जो कोशिका के अंग होते हैं वह बढ़ते हैं। कोशिका अंग क्या होते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं, अंग बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है एस प्रावस्था। वहां पर कोशिका अंग का बढ़ना रुक जाता है और यहाँ पर क्या होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है। डीएनए की यहाँ पर क्या होती है, प्रतिकृति होती है। हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए बढ़ता है। उसके बाद आती है G2 प्रावस्था। एस प्रावस्था के समय जो कोशिका अंग बढ़ना रुक गए थे वह दोबारा से यहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ अन्य भी कोशिका अंग बढ़ते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एवं यहाँ पर गोल्जी और क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर बढ़ते हैं। और साथ ही यहाँ पर क्या देखा जाता है कि यहाँ पर प्रोटीन का भी निर्माण होता है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है, स्तंभ एक केंद्रक झिल्ली का विघटन। तो देखिए, केंद्रक झिल्ली का विघटन अभी हमने कहा देखा था, प्रोफेज में। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ए का होगा दूसरा, ए का होगा दूसरा। उसके बाद अगर हम बात करें केंद्रिका का प्रकटन, तो देखिए केंद्रक कहां पर हमें देखने को मिल रहा था, टीलोफेज में। तो बी का क्या होगा, बी का होगा तीसरा, बी का होगा तीसरा। इसके बाद अगर हम बात करें सी की, तो सी में क्या देखा जाता है, सेंट्रोमेयर का विभाजन। तो देखिए सेंट्रोमेयर का विभाजन की अगर हम बात करें, सेंट्रोमेयर का विभाजन हमने कहा देखा था, एनाफेज में। तो यह इसका क्या होगा, इसका पहला होगा। उसके बाद अगर हम बात करें डीएनए की प्रतिकृति, तो डीएनए की प्रतिकृति इसमें देखी जाती है, हमने देखा था एस प्रावस्था में। तो यहाँ पर डी का क्या हो जाएगा, डी का होगा यहाँ पर, डी का यहाँ पर होगा चौथा। तो डी का यहाँ पर क्या होगा, चौथा। तो देखिए हमारे यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होता है, विकल्प ए दिया गया है, ए का दूसरा यह सही होता है, बी का तीसरा यह भी सही होता है, सी का पहला, डी का चौथा, यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प बी दिया गया है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, तो यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है, ए का तीसरा, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है, ए का तीसरा, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।